हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आएंगे, लाइक एज परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हो गया या फिर पैरेलल का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के अंदर कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। बाकी अगर हम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस भी अगर हम करेंगे, तो उन क्वेश्चंस के अंदर भी कहीं ना कहीं पे हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछा जाएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल इजीली तरीके से हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो नॉन जीरो वेक्टर्स हमने मान लिए। एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ये वेक्टर ए भी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, और एक वेक्टर हमने बी ले लिया, ये बी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो हमने जो दो वेक्टर हमने माने हैं, एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने बी ले लिया। अगर इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमने रिजल्ट हमने पढ़ा था वो हमारे पास था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनटू कोस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में यहां पर ये दो जो थीटा जो हमारे पास एंगल बनता है, इस एंगल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास वेक्टर ए था, उस वेक्टर ए को हमने आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। हमने माना लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। उसी टाइप से वेक्टर बी हमने ले लिया, वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, और स्केलर प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स की हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करवा रखा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमने लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वो हमने लिख लिया, वेक्टर ए हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, और डॉट वेक्टर बी हमारे पास दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हमने क्या किया कि हमने जो कल जो हमने क्लास की थी, उस क्लास के अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट को कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो हम उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से जब हम इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम करवाएंगे, तो वो रिजल्ट हमारे पास बनेगा कंपोनेंट की फॉर्म में। वो आएगा हमारे पास A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3। तो हमने यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने करवाया है किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में। तो जो हमारे पास अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे,
तो हमने लिखा अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब रिजल्ट क्या आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास आया a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3 इज इक्वल टू रिजल्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। अब यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी कि कोस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए और बी ये जो दोनों वेक्टर हैं ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि कोस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारे पास होता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर। अब हमने यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस इनवर्स, रिजल्ट यहां पे बचेगा हमारे पास a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दोबारा से लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स इनटू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला बना जिसके अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमने इसको इजी वे में मेमोराइज करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हमने जो पढ़ी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो हम यहां से भी डायरेक्ट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वो किस तरीके से आएगी कि कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और अब हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, रिजल्ट बचा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है एंड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने या तो हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या फिर हमने थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर हम इजी वे की बात करें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको मेमोराइज करना आसान रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर हमने सिंपल डॉट प्रोडक्ट करवानी है और रही बात डिनोमिनेटर के अंदर हमने
जो दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, इन दोनों वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके हमने किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक या दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास एक एग्जाम्पल आता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर हमारे पास बी दे रखा है। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड 1। अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए भी हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है और वेक्टर बी जो है ये वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है, इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, √3 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एंगल फाइंड आउट करना है और स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी कोस इनवर्स इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है पहले उन टर्म्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। वेक्टर ए हमारे पास जो है उसका मैग्नीट्यूड है 2 के इक्वल। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 and magnitude of vector b is equal to 1 and vector a dot vector b is equal to दे रखा है हमारे पास √3 के इक्वल। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू है हमारे पास 1। तो इस रिजल्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो √3/2 है, इस √3/2 को हम लिख सकते हैं कोस π/6। मतलब कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √3/2 होती है। तो इस रिजल्ट को हमने लिखा कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ π/6। तो यहां से कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, π/6 आएगी। तो हमारे पास जो दो वेक्टर हमारे पास गिवन थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितना आएगा, π/6 आएगा। π/6 का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर रही बात, हमने कोस इनवर्स और कोस को किस तरीके से हमने कैंसिल आउट किया, इसके पीछे क्या रीजन था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो टॉपिक हमने किया था उस टॉपिक के अंदर हमने डिटेल में समझा था।
तो आई होप वो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपने पूरी डिटेल में समझी होंगी। अगर आपने वो नहीं समझी है तो उनको भी देखिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोस और कोस इनवर्स ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं क्यों कैंसल आउट होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आया, वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का आया। तो स्टूडेंट्स, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और सेकंड वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। हमने क्या करना है कि स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, इसको हमने वेक्टर ए माना। हमने माना वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी हमने ले लिया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनटू कोस थीटा। यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले के अंदर हमने राइट हैंड साइड के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी की हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है, और उस प्रोडक्ट को हमने डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। तो हम पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं इनकी। तो आई कैप की आई कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा आई आई कैप डॉट आई कैप हमारे पास इज इक्वल टू 1 हो गया। और जो इसके स्केलर कंपोनेंट है, यहाँ पे वेक्टर ए में आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 1 है और वेक्टर बी में आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3। उसी टाइप से जे कैप की हम जे कैप के साथ करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा प्लस का 4, और के कैप की हम के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 3। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू 10 आया। अब हमने क्या करना है, हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम निकालेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है 1, उसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4, और प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास बचा √14। उसी टाइप से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हम निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के अंदर आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है 3, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9। उसी टाइप से जे कैप का स्केलर कंपोनेंट है -2, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4, और के कैप का स्केलर कंपोनेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये भी कितना आया हमारे पास √14 आया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारे पास है। तो इन सभी रिजल्ट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट जो बचेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है हमारे पास 10, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है हमारे पास √14, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी है हमारे पास √14। अब √14 को √14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 14, और न्यूमरेटर में है हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों रिजल्ट्स को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा कितना हो गया हमारे पास 14।
तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी कोस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हमारे पास जो दो गिवन वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स का हमने क्या फाइंड आउट किया है, एंगल फाइंड आउट किया है। और एंगल हमारे पास क्या आया है, कोस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी हम जिस तरीके से हमने √3/2 को हमने कोस π/6 की फॉर्म में हमने लिखा था, तो 5/7 को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये वैल्यू किस एंगल की है। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन के अंदर जो दिए हुए दो जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो एंगल है, वो एंगल हमने इनवर्स की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, परपेंडिकुलर का और पैरेलल का। तो फिर चलिए स्टूडेंट, उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक केस आता है परपेंडिकुलर का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, वेक्टर ए भी हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, और एक वेक्टर हमने बी ले लिया, वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर जो हमने लिए हैं, ये दोनों के दोनों वेक्टर अगर हम परपेंडिकुलर की फॉर्म में हम लेते हैं, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर हमने इनको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट किया, तो ये हमने वेक्टर ए ले लिया, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, और ये हमने ले लिया वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो है, वो एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री का। तो जब हमने स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हमने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, वो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2। तो यहाँ पे कोस π/2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगी कोस π/2 की वैल्यू। तो जब हम जीरो को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो राइट हैंड साइड के अंदर जो रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर मिलते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों के दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक ही रिजल्ट हमने ध्यान रखना है स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। ये रिजल्ट हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल के केस के अंदर। देखो, हमने जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कोई भी एक वेक्टर है और कोई भी दूसरा वेक्टर है, उनकी सेम टेल, सेम टेल का मतलब हुआ सेम उनका इनिशियल पॉइंट या सेम उनका स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं। उन्हें डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि किन वेक्टर्स के बीच में हमारे पास एंगल बनेगा और किन वेक्टर्स के बीच में हमारे पास एंगल नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पहले हम वो डायग्राम लेते हैं जिनके अंदर टेल नहीं है, मतलब टेल से टेल हमारे पास कनेक्ट नहीं है। तो हमने ले लिया नो टेल टू टेल, नो टेल टू टेल। तो फर्स्ट हमने डायग्राम लिया अपना, हमने ले लिया ये एक वेक्टर ए ले लिया हमने,
और ये एक वेक्टर हमने बी ले लिया। इन दोनों वेक्टर की जो टेल है मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, सेम नहीं है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड हमने लिया, एक वेक्टर हम ले लेते हैं ए, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और एक वेक्टर हमने ले लिया बी, ये वेक्टर हमने बी ले लिया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी हम कभी एंगल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि ए वेक्टर की जो टेल है, इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों सेम होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तो ही हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकाल पाएंगे। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट हमने ले लिया, ये हमने एक वेक्टर बी ले लिया, हमने वेक्टर बी ले लिया ये, और ये हम ले लेते हैं एक वेक्टर ए। तो इसके अंदर भी हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेक्टर ए का जो टेल है और वेक्टर बी का जो टेल है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में भी हम एंगल नहीं निकाल पाएंगे। अब हमने वो केस लिए जिस केस के अंदर टेल टू टेल कनेक्टेड हो, मतलब टेल से जो टेल है वो हमारे पास क्या मिले, कनेक्टेड मिले। तो हमने पहला डायग्राम लिया, उस पहले डायग्राम के अंदर हमने क्या लिया कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। इन दोनों वेक्टर्स के अंदर ए की जो टेल है और बी की जो टेल है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और डायग्राम लिया, उस डायग्राम के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये हमने एक वेक्टर बी ले लिया, ये वेक्टर हम बी ले लेते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया, और यहाँ पर ये हमने ले लिया एक वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। तो इन दोनों वेक्टर्स के अंदर भी इनकी टेल से जो टेल है वो कनेक्टेड है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का भी हम एंगल जो है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब अगर हम पैरेलल का केस लें, हमारे पास केस बनता हो पैरेलल का, तो पैरेलल के केस के अंदर हम ऐसा कौन सा केस बनेगा जिसके अंदर हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हम दो पैरेलल लाइन हम लेते हैं, से हमने एक लाइन हमने ये ले ली, हम ये लाइन ले लेते हैं फर्स्ट, और ये लाइन हम ले लेते हैं सेकंड। इस पहली वाली लाइन को हमने L1 से रिप्रेजेंट किया और दूसरी लाइन को हमने L2 से रिप्रेजेंट किया, और L1 लाइन को हमने अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसकी डायरेक्शन हमने A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ हमने ले ली, और L2 लाइन को भी हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसकी डायरेक्शन हमने C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ हमने ले ली। अब AB जो वेक्टर हमारे पास बना, इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, और जो CD जो वेक्टर बना, इस वेक्टर को हमने वेक्टर बी से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर हम इनकी टेल से टेल कनेक्टेड की बात करें, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम नहीं है, तो इनके अंदर हम कोई भी एंगल हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब पैरेलल के केस में एंगल बनेगा कब? पैरेलल के केस में हमारे पास एंगल तभी बन सकता है जब दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हो। मतलब हमने ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया, यहाँ पे ये जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट हमने ओ ले लिया, और ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये टर्मिनल पॉइंट हमने ए ले लिया। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओ से ए की तरफ, इसकी हमने डायरेक्शन ली और इसको हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। अब इसी की डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर बी ले लिया जो ओ ए की ही डायरेक्शन में है, ओ ए की ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी से। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एक वेक्टर हमारे पास ओ ए बनता है,
वो वेक्टर ओ ए हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है, और एक वेक्टर यहाँ पे ओ बी बनता है, और ये वेक्टर ओ बी हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, और इन दोनों वेक्टर की जो टेल है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। मतलब इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है, टेल से टेल इनकी क्या है, कनेक्टेड है। और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बनेगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी, एंगल की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 डिग्री होगी। और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन खुद के तो पैरेलल हमारे पास होती ही होती है। बस फर्क इतना है कि यहां पे वेक्टर ए जो है, वो वेक्टर ए, इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एज कंपैरिजन टू वेक्टर बी कम आएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए को अगर हम किसी न किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाएं, से लैम्बडा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास वेक्टर बी के इक्वल आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं आपस में पैरेलल दे रखे हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को भी हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, वेक्टर ए जो है ये हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, और एक वेक्टर हमने बी ले लिया, ये वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। अगर ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। अब हमने क्या किया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ओ, और टर्मिनल पॉइंट हो गया इसका ए। डायरेक्शन हमने ले ली ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, ये वेक्टर हमने ए लिया। और एक वेक्टर हम बी ले लेते हैं, ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। इसका वेक्टर बी का इनिशियल जो पॉइंट है वो हमारे पास ओ हो गया, और इसका टर्मिनल जो पॉइंट है वो हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। और इसकी जो डायरेक्शन है वो ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी से। अब इनके अंदर रिजल्ट क्या बनता है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए का अगर हम सेगमेंट की बात करें तो एज कंपैरिजन टू बी, सेगमेंट का मतलब वेक्टर ए जो है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक है, तो इसकी लेंथ एज कंपैरिजन टू बी हमारे पास क्या है, कम है। तो मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से लेस आएगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें कि वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, अगर वेक्टर ए को हम किसी न किसी स्केलर रिजल्ट से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लैम्डा से, मतलब वेक्टर ए को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 से करवा दिया, किसी भी नेगेटिव टर्म से करवा दिया, मतलब कोई भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वेक्टर बी के इक्वल आ जाता है। और वो किस तरीके से, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के अंदर हमने वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए हमने मान लिया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी हमने ले लिया, वो हमने लिया 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। अब हमने क्या किया कि वेक्टर ए को और बी को हमने इक्वल शो करना है, तो वेक्टर ए को हमने किसी न किसी स्केलर रिजल्ट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो वेक्टर ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वेक्टर ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट आया 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप।
तो इस केस के अंदर हमारे पास जो वेक्टर ए था वो किसके इक्वल हो गया, वेक्टर बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए, कि अगर हम वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वेक्टर बी के इक्वल आएगा। अब हमने इनको एक एल्जेब्रिकल फॉर्म में हमने इनको देखा, मतलब जो हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप जो है उनके जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट हमने अल्फाबेट्स में हमने माने। वो किस तरीके से, हमने एक वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए हमने माना A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी हमने लिया, वेक्टर बी हमने मान लिया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हमने यहाँ पे कहा कि ये दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक स्केलर लैम्ब्डा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस केस के अंदर वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी हम लिख पाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है A1 A2 A3, बी के स्केलर कंपोनेंट है B1 B2 B3, ये स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी की फॉर्म में हमने इनको राइट किया। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, और इज इक्वल टू हम लैम्बडा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं वेक्टर बी को। तो लैम्बडा इंटू B1 आई कैप प्लस लैम्बडा इंटू B2 जे कैप और प्लस लैम्बडा इंटू B3 के कैप। अब ये जो दो वेक्टर्स हमारे पास आए ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनके स्केलर कंपोनेंट जो होंगे वो भी हमारे पास इक्वल होंगे, मतलब A1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू B1, A2 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू B2 और A3 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू B3। तो यहां से हमने लैम्बडा की वैल्यू निकाली हर केस के अंदर। तो A1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू लैम्बडा और A2 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू लैम्बडा और A3 डिवाइडेड बाई B3 इज इक्वल टू लैम्बडा। तीनों रिजल्ट्स के अंदर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो A1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई B3 और इज इक्वल टू लैम्बडा। अब इस रिजल्ट का करने के पीछे क्या रीजन था उसको भी समझते हैं। इस रिजल्ट के करने का रीजन ये है हमारे पास, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन मिलते हैं, मान लो एक वेक्टर ए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और एक वेक्टर बी भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। और वो पैरेलल हम किस केस से चेक कर पाएंगे, वो हमारे पास ये केस बनेगा A1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई B3। अगर इनका रेशियो इक्वल आता है, इनके कंपोनेंट का जो रेशियो है वो इक्वल आया, मतलब एक रिजल्ट आया, 2 आया 3 आया, सभी केस के अंदर इक्वल आया, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स जो दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये किया है कि स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछेगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।